लास्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के हमने कुछ रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस से रिलेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल किए थे. आई टुक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल थे जो कि हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज करके किए थे. अब in this video again I will be taking up integrated rate law equation method for determining the order of the reaction, rate constant, etc. But these are for pseudo first order reactions. Now first of all, what are pseudo first order reactions? तो मैं एक सिंपल लाइन में समझाती हूँ कि जो रिएक्शंस एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं है बट ड्यू टू सम रीजन दे बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब वो रिएक्टेंट की एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती हैं, या अगर दो रिएक्टेंट है उनमें से एक रिएक्टेंट पे डिपेंड की एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी, but first of all let me explain one more thing, and that is, so see in some books मैंने देखा है कि इन रिएक्शंस के बारे में स्पेसिफिकली अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लाइक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के नाम से कोई टॉपिक नहीं है. आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड आपको जो भी डेटा दिया हुआ है उसके बेस पे आपको प्रूव करना होता है कि प्रूव दैट दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर. नाउ द थिंग इज the numerical are easy but without undergoing the concept कि वो जो चीजें हैं, वो जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट हुआ, आप न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएंगे. For example, in the last video, the numerical I took up the first order reaction वाले, जैसे decomposition of N2O5, decomposition of hydrogen peroxide, उसमें मैंने बताया था कि जब डेटा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड के साथ आता है, ठीक है, तो हम जो है उसमें हमें इनफाइनाइट टाइम के बारे में मेंशन किया जाता है कि इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड क्या है. तो वो सब कहाँ से आया, वो या KMnO4 से रिलेटेड अगर कोई डेटा आता है, वो मैंने सब एक्सप्लेन किया था आपको कि कैसे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जाता है एंड देन उसके पे बेस्ड डेटा कलेक्ट किया जाता है, एंड फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कैसे क्यों दी जाती है इस पर्टिकुलर टाइप की. मैंने वो एग्जैक्टली कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्लियर की थी पिछले वीडियो में. नाउ आई विल क्लियर देम अप फॉर द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन माय दिस वीडियो, and then we will solve some numerical based on that. So let me first take up pseudo first order reaction. देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि मान लो देयर आर टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट पी. तो होना क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन शुड डिपेंड अपॉन, ऐसे तो कई बार होता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता. हमने बहुत बार देखा हमारे दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बट यहाँ पे रीजन ऐसा होता है कि इस केस में अगर एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम ये मानते हैं कि थ्रू आउट द रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इसीलिए रेट ऑफ जो रिएक्शन है that will depend only on one constant, I mean one of the reactant whose concentration is taken in the smaller amount. So B is what, B is that reactant that is taken in large quantities, large amount. तो हम बोल देते हैं कि इसीलिए हमारा जो रेट है वो सिर्फ ए रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो. स्यूडो मतलब जो दिखती, मतलब जो होनी चाहिए थी more than first order reaction, but due to the presence of one of the reactant in large extent the reaction becomes first order. These are known as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो ये ये हो गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है, आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे इन डिटेल ऑफ 12th ग्रेड, यू विल बी स्टडिंग दैट एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. Hydrolysis of esters, and hydrolysis of esters is carried out in the presence of acid as a catalyst, sulfuric acid as catalyst. ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एस्टर ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ मिथाइल एसीटेट, इट कैन बी एनी अदर एस्टर ऑल्सो, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मिथाइल एसीटेट का. ना मिथाइल
नो नॉट मिथाइल, दिस इज इथाइल एसीटेट, सॉरी, इट कैन बी मिथाइल एसीटेट ऑल्सो। यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप हो जाएगा तो ये बन जाएगा मिथाइल एसीटेट। इसकी हाइड्रोलिसिस यानी कि दिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट गिव्स, इस केस में इट विल गिव एसिटिक एसिड एंड इट विल गिव इथाइल अल्कोहल। तो जो ये रिएक्शन है ये होनी चाहिए थी सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, बट वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सटेंट, सो दिस रिएक्शन इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज हम ये कह रहे हैं कि वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सटेंट, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज मच एंड हेंस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो एक तो होगी हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है या इस पे बेस्ड डेटा कैसे गिवन होता है आपको? सो इस पे बेस्ड डेटा ऐसे होता है गिवन कि आपको ऐसे दिया जाएगा कि मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। जो मैंने न्यूमेरिकल लिया वही मिथाइल एसीटेट, यहाँ पे इथाइल एसीटेट नहीं है, मिथाइल एसीटेट है, डजंट मैटर, was subjected to hydrolysis in NHCl at 298 केल्विन। तो इसमें जो है आपका ये NHCl छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है, फॉरगेट इट। आप ये समझिए कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एज अ कैटलिस्ट इसकी हाइड्रोलिसिस कैरी आउट की गई। 5 centimeter cube of the mixture are withdrawn at different intervals and titrated with about N/8 NaOH. The results obtained were 0 टाइम पे वॉल्यूम ऑफ अल्कली ये है, 25 मिनट्स पे ये है, 40 पे ये है, 61 पे ये है, ये है, ये। सो यहाँ पे इसका क्या रोल है NaOH का, उसका टाइट्रेशन जो है किसके साथ की गई है, वो सारा हमें अभी अभी समझना पड़ेगा। ये डेटा कहाँ से आया? न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है एज यूजुअल, जैसे लास्ट वीडियो में किए थे, बट ये डेटा आया कहाँ से? हमने ये वॉल्यूम ऑफ अल्कली क्यों कलेक्ट किया, हमने क्यों HCl सॉरी क्यों हमने जो हमारा मिक्सचर था 5 सेंटीमीटर क्यूब लेके हर बार रिएक्शन मिक्सचर को हमने NaOH से टाइट्रेट किया? वो इसलिए किया क्योंकि हम डिटरमिन करना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपके रिएक्टेंट्स पे, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन आपस में रिलेटेड है। सो हम क्या करते हैं इस केस में, टू डिटर्मिन द रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट रिएक्टेड और एसिटिक एसिड या हमारा जो भी प्रोडक्ट बना है फॉर्म्ड, हम क्या करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, जैसे इस केस में एसिटिक एसिड बना है तो हम इस केस में रिएक्शन मिक्सचर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट कराते हैं। एंड नाउ NaOH इज अ बेस, दिस इज एन एसिड, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन में हम डिफरेंट टाइम्स पे 5 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 ml हमने लिया है, तो मिक्सचर लेके हम थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की टाइट्रेशन कराते हैं। तो 0 टाइम पे जब हमने यानी कि जब कोई एसिटिक एसिड नहीं बना तब टाइट्रेट कराया, एंड देन इनफाइनाइट टाइम पे, मतलब मैक्सिमम, मतलब बहुत आवर्स निकल के, मतलब रिएक्शन इज कंप्लीट, तो उस टाइम पे हमने NaOH की जो है कॉन्सेंट वॉल्यूम टाइट्रेट जो भी हुई कॉरस्पॉन्डिंग टू एसिटिक एसिड, हमने जो भी यूज हुई वॉल्यूम वो हम नोट डाउन करते हैं, और देन उस पे उसको डेटा को यूज करके NaOH के हम जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में लगा के अपना जो है रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो वही है हमारा जो हमारा हमेशा होता है, K is equal to 2.303 over A सॉरी log A over A minus X, जिसमें अगर A और A minus X यूज किया जाए, या फिर हम बात करें इसको हम ऐसे भी लिखते हैं काफी सारी बुक्स में A0 एंड A, तो इसमें हमें पता है ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, आई मीन जो भी रिएक्टेंट है उसकी, एंड A minus X होती है जितनी लेफ्ट है आफ्टर टाइम t। सिमिलरली A0 होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड A is the amount of एस्टर लेफ्ट आफ्टर टाइम t। बट यहाँ पे जो डेटा है वो इसकी फॉर्म में नहीं दिया गया, जैसे मैंने न्यूमेरिकल में दिखाया, डेटा दिया गया है NaOH की टर्म्स में। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमें टर्न करना है, चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ the volume of sodium hydroxide used by titrating the reaction mixture with NaOH at different time intervals। so वो जो डेरिवेशन है वो हमें करनी है, दो डेरिवेशन नहीं आती है बोली, बट आपको
पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन जो है ये हम जब यूज करेंगे तो इस हम कैसे यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट इनफाइनाइट टाइम, या जो भी उसको कैसे यूज करके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे इन द सिमिलर वे जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कराया था। तो अब समझते हैं करना क्या है, ठीक है। अब देखिए समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट V0 be the volume of sodium hydroxide बिफोर द रिएक्शन, जो हमने स्टार्टिंग में ली, बिफोर रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं जीरो टाइम, दैट इज T इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये पता है हमें, ये जो वॉल्यूम है, जब ये इनिशियली हम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्शन में कोई एसिड नहीं बना, सिर्फ एसिड पड़ा है हमारा एज अ कैटलिस्ट। तो जितना भी इस टाइम पे हम बात करें, अगर NaOH रिएक्ट करता है तो वो इसी एसिड से करेगा रिएक्ट, बिल्कुल रिएक्शन के बिगिनिंग पे। सो दैट मीन्स दिस V0 इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ acid as catalyst only, right? because यहाँ पे जो हमारा एसिटिक एसिड वो तो 0 है, प्लस अगर मैं लिख दूं 0 अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि वो तो बना ही नहीं है, 0 अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही मैं एक आपको क्लैरिटी के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि बिगिनिंग में तो कोई एसिटिक एसिड बना नहीं होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि लेट VT be the volume of sodium hydroxide used at any instant, कोई भी 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद रिएक्शन के, at any instant टाइम t पे, मतलब कोई भी टाइम t पे, ठीक है। देन हमें पता है जो VT होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस हिसाब से ये वॉल्यूम NaOH की यूज होगी, जितना एसिड एज कैटलिस्ट है, क्योंकि वो भी रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जैसे मैंने पहले बताया। और अब जितना एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया एट टाइम t, जो भी 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद या 15 मिनट्स बाद, उस टाइम पे जितना हमारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो ये वॉल्यूम जो है उन दोनों अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगी। सो बेसिकली दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ acid as catalyst plus amount of acetic acid formed या produced, acetic acid produced at time t या आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि लेट x be the amount of acetic acid produced, acetic acid produced, that means जो therefore जो मैंने ऊपर लिखा VT is proportional to amount of acid as catalyst, sorry, amount of acid as catalyst प्लस ये चीज क्या है हमारी x है, ठीक है। अब जो मैंने पीछे किया था इसको मैं मान लेती हूँ दिस थिंग एज 1, ठीक है, और इसको मैं मान लेती हूँ 2, ठीक है। तो सेकंड को फर्स्ट में से सॉरी फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करो तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे है VT और उधर था V0 इज प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट एंड अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और राइट साइड पे बचेगा x। या हम इसको लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0, ठीक है, ये आ गया। अब मान लेते हैं लेट V infinite be the volume of sodium hydroxide
यूज्ड एट इनफाइनाइट टाइम, मतलब बहुत देर बाद रिएक्शन के, इनफाइनाइट टाइम का मतलब यहाँ पे कि मतलब हम समझ लेते हैं रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, मतलब मैक्सिमम जितना NaOH रिएक्ट करना था वो रिएक्ट कर गया है एट इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम V इंफिनिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट विल, किस हिसाब से ये वॉल्यूम यूज होगी, इट विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, जितना भी प्रेजेंट होगा इस टाइम पे, प्लस जितना एसिटिक एसिड बनना था बन गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड, प्लस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। अब आप ये बताइए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो, किस हिसाब से बनेगा, जितनी हमने एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन ली है उस पर तो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, मैक्सिमम अमाउंट में जितना भी एसिड जब एसिड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ एस्टर टेकन, बट amount of, not amount, maximum amount, maximum amount of acetic acid produced will be proportional to what, this amount will directly depend upon the initial concentration of the ester, of the ester, इस केस में एस्टर है हमारा इथाइल एसीटेट, इट कैन बी मिथाइल एसीटेट ऑल्सो, राइट, इस केस में है इथाइल एसीटेट। अब मान लेते हैं लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, जो हमेशा हम ए ही मानते हैं, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर यानी कि इथाइल एसीटेट इज इक्वल टू ए, सो देयरफॉर यहाँ पे जो आ जाएगा मैक्सिमम amount of acetic acid produced will be proportional to A, सही है। और यही जो A की वैल्यू है ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यानी कि यहाँ पे जो मैं V infinite लिखा था, I can write V infinite is proportional to amount of acid as catalyst plus A, yes I can write that, so यहाँ पे therefore V infinite is proportional to amount of acid as catalyst plus A। अब इसको मान लो, जस्ट अ सेकेंड, ओके ये आ गया हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। मैंने एक इक्वेशन निकाली थी स्टार्टिंग में, एक इक्वेशन क्या एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप निकाला था, V naught is proportional to amount of acid as catalyst only, ठीक है, एंड जीरो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि अगर मैं इसको यूज करूं यहाँ पे तो मेरा V नॉट था प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस जीरो अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस था ना, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अगर मैं थर्ड माइनस फर्स्ट करूं प्रोपोर्शनल जो मैंने ये निकाले हैं, so this will give me V infinity minus V naught is proportional to A, दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस करने पे, और I can write A is proportional to V infinite minus V naught। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, और एक इक्वेशन हमने आई थिंक और निकाली थी पीछे x वाली, x यहाँ पे थी, जस्ट अ सेकेंड, x ये निकाली थी ना हमने, ये इक्वेशन x इज प्रोपोर्शनल टू Vt माइनस
V नॉट, राइट, ये दो निकाली थी हमने। हमें करना है 4 में से 5 को माइनस, तो ये जो आएगा a माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी माइनस v नॉट माइनस vt प्लस v नॉट, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, और ये बिकम्स a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी माइनस, कभी कभी तो ये सही चल जाता है, आई डोंट नो यहाँ पे व्हाई दिस पेन इज नॉट वर्किंग। सो बेसिकली ये आ गया v इंफिनिटी माइनस ये, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू v इनफाइनाइट माइनस vt एंड a इज प्रोपोर्शनल टू v इनफाइनाइट माइनस v नॉट। हमें ये तो चाहिए थी दोनों चीजें। हमारे पास क्या आ गया, a is proportional to v infinite minus v naught and a minus x is proportional to v infinite minus vt. Therefore, k becomes 2.303 upon t log a, क्या होगा यहाँ पे v infinite minus v naught और नीचे a minus x हो जाएगा v, ओके v इनफाइनाइट माइनस vt। सो बस ये रिलेशनशिप यूज करके जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस पे बेस्ड हम वो सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सी, आपने इस डेरिवेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आई डोंट थिंक ये डेरिवेशंस आती हैं ये वाली, बट द थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैंने किया क्या है। मेरा टारगेट था जो ए है, ए इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, उसकी जगह मुझे वॉल्यूम ऑफ NaOH के टर्म्स में रिलेशनशिप निकालना था, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम, वॉल्यूम एट जीरो टाइम, वॉल्यूम एट टी टाइम। तो मैंने ये सारे जो डेरिवेशन किए, मेरा टारगेट था ए प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH, वॉट एवर जो भी आया मेरा वो, एंड a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH, मेरा वही मतलब था निकालने का। तो इस डेरिवेशन को देख के परेशान नहीं होना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज वेरी इजी, 2 बार समझेंगे तो यू विल जस्ट you will understand it very, it will be very easy for you. So मेरा जो है यहाँ पे पर्पस था आपको ये क्लियर करने का कि ये कहाँ से आया। तो जब कई बुक्स में ये चीजें नहीं दी होती डेरिवेशंस, तो पर हमें अगर हमें ये भी यूज करना आता है कि हमें समझ आ गया कि v इनफाइनाइट और v नॉट ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, तो हम इजीली ये जो है न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक टाइप का। अब बात करते हैं एक और टाइप की, हमारी जो होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम जरा उस टाइप की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और देके समझाती हूँ, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, I'll take one more example for that। और क्योंकि उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमारा जो है आएगा फॉर श्योर, तो मैं वो भी समझा देती हूँ, क्योंकि अगेन कुछ बुक्स में उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन नहीं है। सो सेकंड इज, ओके, second type is acid catalyzed inversion of cane sugar, acid catalyzed inversion of cane sugar। what is inversion of cane sugar, पहले तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, inversion of cane sugar। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती हूँ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के बारे में। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपने आइसोमेरिज्म तो किया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, और तब आपको ये क्लियर हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एसिड कैटेलाइज समझ आ गया, एसिड की एज ए कैटलिस्ट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर समझ लेते हैं। सो मैं जो बताई थी कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है व्हाट वाज आई अप टू, यस, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे ऑप्टिकल रोटेशन, एक टर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल रोटेशन। अब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। देखिए हमारे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑप्टिकल रोटेशन
ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सारे रिलेटेड हैं, ये सारे एक टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंडर आते हैं। सो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं दैट टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव substances, they change the direction of plane polarized light. Now again, what is plane polarized light? They change the direction of प्लेन पोलराइज लाइट। ये बहुत ही अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कराऊंगी, ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगी तो मैं करवाऊंगी ये टॉपिक, बट अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, उसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? जो लाइट होती है नॉर्मल, इट वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो नॉर्मल लाइट होती है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, लाइक दिस 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 दिस। ठीक है, अगर इसको पोलराइज कर दिया जाए, पोलराइज मतलब इसको अगर मैं ऐसे पास करवाऊं, सपोज एक ऐसे स्लिट से कि जिससे जो इसकी रोटेशन है, जो इसकी जो मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो जाए, लाइक दिस स्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट। उसका जो मूवमेंट है, जो वाइब्रेशन है, दैट इज हैपनिंग ओनली इन वन प्लेन। दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज नॉर्मल लाइट और ये है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच इज नाउ मूविंग ओनली इन जो है वन प्लेन ओनली। तो जो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, व्हाट डू दे डू? दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या होता है कि अगर इनके रास्ते में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखा जाए, उसका सोल्यूशन रखा जाए ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का, सो जो ये लाइट होती है ये इसको या तो राइट पे रोटेट कर देते हैं और या इसको ये लेफ्ट पे रोटेट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदरवाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, so they rotate the plane of polarized light, basically plane polarized light, they change the direction of plane polarized light either towards right or towards left. so ऐसे substances को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, जिसको मेजर किया जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज पोलैरिमीटर। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन एंड इसकी मेजरमेंट होती है जो ये एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स में, एंगल कितना राइट पे रोटेट किया या कितना लेफ्ट पे रोटेट किया, उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एन एंगल नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन। इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। अब जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उनको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। राइट और लेफ्ट, राइट के लिए डेक्स्ट्रो के लिए कैपिटल डी यूज करते हैं, लीवो के लिए कैपिटल एल यूज करते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट प्लस साइन इज यूज्ड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड नेगेटिव साइन इज यूज्ड फॉर लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो जो आपका ये शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, these are all optically active substances. They rotate the plane of polarized light. Depending upon इनमें से कौन सा राइट पे रोटेट करता है या लेफ्ट पे रोटेट करता है, they become डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। अगर आपने कभी अपने घर में ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज नॉर्मल ग्लूकोज जो पानी में डाल के पीते हैं उसका डब्बा कभी आपने कंटेनर देखा हो, उस पर लिखा होता है ग्लूकोज और नीचे लिखा होता है डेक्स्ट्रोज, बिकॉज ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोटेटरी। मतलब ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है अगर बनाए और लाइट पास करे प्लेन पोलराइज, इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट। सो ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोटेटरी एंड हमारा जो शुगर है नॉर्मल, दैट इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोटेटरी। ठीक है,
अब बात आती है, ये तो समझ आ गया ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है, ये बहुत ही बेसिक मैंने समझाया है. आई विल टेक अप इन डिटेल व्हेन आई विल कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एवरीथिंग. अब बात आ जाती है, आपको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का एक आइडिया मिल गया, आपको ऑप्टिकल रोटेशन का समझ आ गया थोड़ा बहुत, डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेटरी समझ आ गया, इनके यूज एंड एवरीथिंग यू विल स्टडी लेटर ऑन. बट व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? व्हाट डज इट मीन बाय इन्वर्जन ऑफ केन शुगर? सी व्हाट हैपेंस इज, जब केन शुगर, हमारी केन शुगर क्या होती है, ये C12H22O11, इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, टू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, C6H12O6, बट वन इज ग्लूकोज, एक बनता है ग्लूकोज, दूसरा बनता है फ्रक्टोज. ठीक है, दिस इज सुक्रोज या केन शुगर. So what happens during this hydrolysis? Sucrose is dextrorotatory. ठीक है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है, ये कितने डिग्री पे रोटेट करता है, 66.5 डिग्री पे. ग्लूकोज इज ऑल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट्स एंगल ऑफ रोटेशन इज 52.5 डिग्री. बट फ्रुक्टोज इज लीवोरोटेटरी and its angle of rotation is -92 degree, मतलब ये towards left -92 degree पे rotate करता है. Now this reaction is known as inversion of cane sugar. Why? वो इसलिए इसको बोला जाता है inversion of cane sugar, क्योंकि जो हमारा सुक्रोस है वो डेक्स्ट्रो था, प्रोडक्ट्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना, एक बना डेक्स्ट्रो एक बना लीवो, बट ओवरऑल मिक्सचर अगर देखें तो ओवरऑल मिक्सचर इज, अब इस 52.5 और -92 को ऐड करिए तो ओवरऑल मिक्सचर बिकम्स लीवो नेगेटिव. अगर ओवरऑल हम एडिशन करें इनकी एंगल ऑफ रोटेशंस की तो ये बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव से मिक्सचर हो गया हमारा नेगेटिव, डेक्स्ट्रो से हो गया ये लीवो. इनवर्जन, चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, प्लस से माइनस ओवरऑल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. अब इसका एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करना है और वो कैसे आएगा, वो हमारा कंसर्न है एज ऑफ नाउ इन दिस टॉपिक. हमारा कंसर्न वो है, तो आएगा वो ऐसे ही कि हमें अगेन, अगर तो हमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में दिया हो तो हम स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमें पता है log A over A minus X, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी नॉट ग्लूकोज, सुक्रोज की बात कर रही हूँ, इन रिएक्टेंट की. सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t एट डिफरेंट इंटरवल्स, राइट. लेकिन हमें दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स में हमें जो है ये डेटा दिया जाता है. मतलब एंगल ऑफ रोटेशन को हम r से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन को, तो उसकी टर्म्स में डेटा दिया जाता है. तो बेसिकली किया क्या जाता है, किया जाता है कि एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, बिगिनिंग से लेके फिर डिफरेंट इंटरवल्स पे एंगल ऑफ रोटेशन मेजर किया जाता है. 66.5 है, प्लस है, मैंने बोला ओवरऑल मिक्सचर जो होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो 66.5 यानी कि या जो भी उसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा हमारा, प्लस से कहाँ जाएगा, पोलैरीमीटर की जो मैंने अभी बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर जिसपे हम ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हैं. सो ऑप्टिकल रोटेशन को जो मेजर करेंगे तो जो वो डेटा है वो हमारा पॉजिटिव से किसकी तरफ जाएगा, वो हमारा डेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा. मतलब इनिशियल टाइम पे जो रीडिंग ऑफ पोलैरीमीटर होगी वो पॉजिटिव होगी, फिर धीरे धीरे कम होते होते वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी वो रीडिंग. तो हमें जो डेटा दिया जाएगा ऐसे दिया जाएगा कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाज स्टडीड, the following polarimeter readings were obtained at different intervals of time, zero time पे and then t different times पे and then at infinite time. So आपको कहा जाएगा show that inversion of cane sugar is a first order reaction. तो आपको ये जो डेटा, ये जो चीज इक्वेशन है इसको एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं R0 is let it be, let ये मान लेते हैं polarimeter reading at the beginning, polarimeter reading at zero time,
ठीक है। एंड आर टी मान लेते हैं पोलैरिमीटर रीडिंग एट टाइम टी, एनी टाइम टी। एंड आर इनफाइनाइट मान लेते हैं पोलैरिमीटर रीडिंग एट, मतलब मैक्सिमम जितना भी टाइम हो सकता है, जगह हम ये समझ लेते हैं रिएक्शन हमारी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, एट इनफाइनाइट टाइम है ये। अब ए है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज, ठीक है। एक्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज reacted at time t. Then a minus x therefore will be concentration of sucrose at time t, ठीक है, मतलब लेफ्ट एट टाइम t. सो दैट मीन्स, और एक हमें ये भी पता है कि आर नॉट माइनस आर टी, पोलैरिमीटर रीडिंग 0 से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे हम, तो टाइम टी पे जो इनका डिफरेंस होगा, सो बेसिकली एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t will be what? It will be equal to r naught minus r naught minus r t, t टाइम पे, है ना। कितना रोटेट हुआ इसका डिफरेंस ना, 0 t टाइम पे इनिशियल जो रीडिंग थी वो पोलैरिमीटर की, और ये जो हमारा हुआ, क्योंकि इनिशियली ज्यादा होगी फिर कम होती जाएगी टाइम टी पे, तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड वन मोर पेज। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा एट टाइम टी। और एक बात बताइए, पोलैरिमीटर रीडिंग है एंगल ऑफ रोटेशन, सॉरी पोलैरिमीटर रीडिंग तो हमें पता है, एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम क्या होगा? एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम क्या होगा? मैंने अभी बताया कि पोलैरिमीटर रीडिंग एट इनफाइनाइट टाइम आर इंफिनिटी है, बट आर 0 है, पोलैरिमीटर रीडिंग एट टाइम 0, सो आर इनफाइनाइट माइनस आर 0, नो नॉट आर इनफाइनाइट, रीडिंग ज्यादा होगी, आर 0 ज्यादा होगा ना, आर इनफाइनाइट से उल्टा लिख दिया मैंने इसको, आर 0 माइनस आर इनफाइनाइट इस केस में, क्योंकि ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ये अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। सो आर 0 पे जो होगा 0 टाइम पे माइनस आर इंफिनिटी विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, ऑब्वियसली ना, ये डिफरेंस, ठीक है। अब एक चीज और है इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा x है एट टाइम t, जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर 0 माइनस आर टी। ऑब्वियसली angle of rotation at time t will be proportional to what? It will be proportional to the concentration of sucrose reacted at time t. In the same way, जो ये है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? या मैं इसको उल्टा करके समझाती हूँ, दिस वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू x, ये x पे डिपेंड करेगी ना, जितना हमारा सुक्रोज रिएक्ट कर गया, and this value at infinite time will depend on initial concentration of sucrose, right? So अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि मुझे चाहिए a माइनस एक्स, तो सेकेंड माइनस 1 गिव्स मी आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट, ये हो जाएगा प्लस आर टी इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया आर टी माइनस आर इनफाइनाइट proportional to a minus x, or I can write a minus x is proportional to rt minus r infinite. Similarly यहाँ से a is proportional to r naught minus r infinite. So therefore हमारी जो integrated rate law equation है for first order reaction, this becomes this log a की जगह क्या लिखेंगे, आर नॉट आर 0 माइनस आर इनफाइनाइट अपॉन आर टी माइनस आर इनफाइनाइट। तो बस अब इसको यूज करेंगे
तो और हम उसके बाद अपने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल अगेन आर वेरी इजी, बट द ओनली थिंग इज कि आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कैसे आया जो हमने निकाला यहाँ पे। एंड इन द सेम वे जो मैंने पीछे किया था डेरिवेशन, वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो कहाँ से आया। ठीक है, तो चलिए आई गेस अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल तो क्वाइट इजी है, फिर भी कर लेते हैं सॉल्व, ताकि आपको जो भी अब डाउट है वो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशंस आई डोंट थिंक सो दैट दे आर दैट इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए कि ये v इनफाइनाइट vt माइनस किया गया जो भी किया कैसे आया। अब आते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मिथाइल एसीटेट इसमें दिया है, मिथाइल एसीटेट इज CH3COO इसमें हमने ये एसिटिक एस्टर लिया है, बट बनेगा इसमें भी एसिड हमारा एसिटिक एसिड ही। इसमें बनेगा हमारा एसिड एसिटिक एसिड और प्लस बनेगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ओके 5 सेंटीमीटर के ऊपर मिक्सचर लिया, उसको टाइट्रेट किया अगेंस्ट NaOH, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड है ये शो द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगेन वही सेम, लेट अस assume it to be of first order, therefore it must obey, so it must obey जो इस पर्टिकुलर के लिए हमारा जो इक्वेशन है दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log V इनफाइनाइट माइनस V नॉट अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। ये इक्वेशन हमने लगानी है जो मैंने डेराइव की थी, बस अब आपको कुछ नहीं करना। V इनफाइनाइट 42.1 है और V नॉट 19.24, तो पहले काम करते हैं V इनफाइनाइट माइनस V नॉट निकाल लेते हैं सीधा, तो बार बार उसको निकालना नहीं पड़ेगा। दिस इज 42.1 माइनस 19.24, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैलकुलेट करके, लेट मी कैलकुलेट। 42.1 माइनस 19.24 दिस इज इक्वल टू 22.86 सेंटीमीटर क्यूब। अब जितनी भी वैल्यूज दी हैं उनके लिए हम K निकाल लेते हैं। अगर हमारा K कांस्टेंट आता है तो यानी कि ये ओबे कर रहा है इस इक्वेशन को, तो मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो क्या है, फर्स्ट वैल्यूज 25 टाइम पे 24.20 है एंड V इनफाइनाइट तो 42.1 ही है। V इनफाइनाइट यानी कि पहले यहाँ लिख लेते हैं 2.303 टाइम क्या है 25 मिनट्स लॉग V इनफाइनाइट माइनस ये तो हमने निकाल लिया 86 अपॉन, अब ये है 42.1, इस टाइम पे वॉल्यूम है 24.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.009785 पर मिनट। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वैल्यू के लिए K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, यहाँ पे जो है 40 मिनट्स पे 26.60 वॉल्यूम है, 40 लॉग 22.6 अपॉन 42.1 माइनस 26.6। अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.009715 पर मिनट। थर्ड वैल्यू है हमारी K इज इक्वल टू 2.303 टाइम है 61 मिनट्स पे 29.50 वॉल्यूम है, 61 लॉग 22.86 अपॉन 42.1 माइनस 29.5 एंड ये आएगा सॉल्व करके 0.00976 per minute. So because rate constant is almost same, nearly equal, nearly same, hence this is a first order reaction. So I guess clear हो गया होगा अब ये। अब करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है बट इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, अगेन वही, इसमें भी वही एस्टर लिया है मिथाइल एसीटेट in aqueous solution has been studied by titrating acid against sodium hydroxide. The concentration of ester at different times is given. अब यहाँ पे हमें concentration of ester दिया, इसमें हमें NaOH की वॉल्यूम नहीं दिया, तो वो V infinite वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें हम स्ट्रेट अवे लगाएंगे K is equal to 2.303 T log concentration of ester at 0 time and concentration of ester at
टी टाइम, जो हमें गिवन है 0 पे और इस पे, ठीक है। तो ये लगाएंगे, शो दैट इट फॉलोज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये ऐसे होना चाहिए इसका रेट। अगर इफ इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो रेट शुड बी इक्वल टू के इनटू एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन। As the concentration of water remains nearly constant, ये इसकी concentration water की 5.12 मोलर दी हुई है। What is the value of rate constant if rate is equal to, अगर रेट को हम ये लें, मतलब इसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी यूज करें, तो बताओ कि रेट जो है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू तब क्या होगी। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू के डैश है फॉर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो यहां से तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिख रही मुझे, तो मुझे यहाँ पे के निकालना है जब मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली जो इन्होंने बोली है। लेकिन मुझे पहले इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव करना है। अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो दैट मींस रेट इज इक्वल टू के डैश, मान लेती हूँ इसका रेट कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे, दैट विल बी दिस। तो बेसिकली के डैश इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू के इनटू वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे इसका रेट कांस्टेंट निकालना हो के, दैट विल बी के डैश अपॉन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू के डैश अपॉन 5.12। तो पहले के डैश निकाल लेते हैं, इसको पहले सूडो फर्स्ट ऑर्डर प्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग अपना जो है के की वैल्यू निकाल लेंगे। सो for pseudo first order reaction, K is equal to, for it to be pseudo first order reaction, यहाँ पे हम लिखेंगे K डैश is equal to 2.303 upon T log initial concentration of ester upon concentration of ester at time T। तो सारी वैल्यूज जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आ जाएगा K डैश इज इक्वल टू, देखिए 30 मिनट्स पे 0.8004 है और इनिशियल है 0.85, तो दैट इज 2.303 अपॉन 30 लॉग, ये है 0.85 और नीचे है 30 मिनट्स पे 0.8004, तो ये वैल्यू आएगी 0.002004 पर मिनट। सेकेंड निकाल लेते हैं के डैश, दिस इज इक्वल टू 2.303, सेकेंड टाइम क्या है 60 मिनट्स, 0.7538 है, 60 मिनट्स कॉन्सेंट्रेशन है 0.753। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.002002 पर मिनट। थर्ड वैल्यूज के लिए के डैश 2.303 अपॉन, ओके 90 मिनट्स पे 0.7096, 90 मिनट्स पे लॉग 0.85 ओवर 0.7096, तो ये आ गया 0.002006 पर मिनट। तो बिकॉज के डैश इज nearly, oh god, nearly constant, therefore it is pseudo first order reaction। अब आ जाते हैं के निकालने पे। के मैंने क्या बोला था, के अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कब बनती है, जब हम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को निग्लेक्ट करते हैं, जो मैंने यहाँ पे किया। अगर मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को लेती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, तो मुझे यहाँ पे नया के निकालना है, जो इन्होंने बोला है दैट के इज इक्वल टू के डैश अपॉन 5.12 है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन गिवन 5.12। पहले के डैश निकाल लेते हैं, एवरेज के डैश आ जाएगा आपका 0.002004। आप तीनों के को लेके के डैश को लेके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पर मिनट।
तो यहाँ से therefore k is equal to 0.00204 अपॉन 5.12, ये आएगा आपका 0.03914 इंटू 10⁻³ जिसको वी कैन राइट 3.94 इंटू 10⁻³ पर मिनट। सो ये आ गया आपका k। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। ये हमारे हो गए दो न्यूमेरिकल ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। 20% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर हैविंग डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ दिस। अब ये देखिए, ये जो बात ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेशन, अगेन ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो तभी इन्होंने यहाँ पे इट इज 34.50। 20% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर हैविंग डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ 20% की है डेक्स्ट्रो रोटेशन 34.5, मैंने पहले लिखी थी 66.5 आई गेस। सो यहाँ पे 20% केन शुगर की डेक्स्ट्रो रोटेशन है 34.5, यानी कि जो पोलैरिमीटर की जीरो टाइम पे बिफोर द रिएक्शन स्टार्ट्स, जब केन शुगर हाइड्रोलाइज अभी नहीं होना स्टार्ट हुआ, तब जो है रोटेशन दैट इज 34.5 degrees is inverted by 0.5 normal lactic acid at 298 Kelvin। इसमें हमने जो है कैस्टर लिया, सॉरी एसिड लिया है, लैक्टिक एसिड लिया है एज अ कैटलिस्ट, और फिर वो इन्वर्ट हो गई है, मतलब कि वो रिएक्शन हो गई है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज हो गया है। द रोटेशन डिटरमिन्ड पोलैरिमीटर पे जो है वो एज फॉलोज है। जीरो पे तो बताया इन्होंने, हमने जो स्टार्ट किया 34.5 था, डेक्स्ट्रो था, तब ये सारी प्लस है वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ प्लस एंड ये नेगेटिव है वैल्यू। ठीक है, तो जीरो टाइम पे 34.5 था, डेक्स्ट्रो था। 14.55 मिनट्स पे फिर थोड़ा कम हो गया, 31.1 हो गया हमारा जो मिक्सचर था, जो मतलब प्रोडक्ट बने। फिर 13.98 आ गया, एंड देन फाइनली एट इनफाइनाइट टाइम, मतलब जब रिएक्शन होगी मैक्सिमम टाइम पे, तब हमारा जो है वो आ गया नेगेटिव आ गया, यानी कि इन्वर्जन हो गई है, यानी कि -10.77 आ गया। अब इसको प्रूव करना, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन इट शुड ओबे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r नॉट माइनस r इनफाइनाइट अपॉन r t माइनस r infinite। ये क्या है, this is r infinite and this value is r naught, और ये दोनों वैल्यूज क्या है, rt rt। तो बस k निकाल लेते हैं इन वैल्यूज के लिए, दोनों वैल्यूज के लिए, इन दोनों वैल्यूज के लिए इसको सेम आना चाहिए, तभी ये बनेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो निकालिए, सबसे पहले क्या करते हैं, r नॉट माइनस r, चलिए एक ही बार निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम क्या था, फर्स्ट टाइम क्या है, टाइम है 14.55। अच्छा वो मैंने सेकंड पेज पे टर्न हो गया, लेट मी इरेज इट एंड मूव टू द फर्स्ट। सो फर्स्ट रीडिंग के लिए k इज इक्वल टू 2.303 टाइम था 14.55 लॉग, ऊपर क्या है r नॉट, एक ही बार निकाल लें, r नॉट माइनस r इनफाइनाइट दैट इज 34.5 माइनस 10.77, ये आ जाएगा 45.27। ठीक है, तो ये जो ऊपर वैल्यू थी ना, ये हमारी आ गई 45.27, और नीचे क्या है RT क्या है, RT है 31.1 माइनस R इनफिनिट इज माइनस 10.77, सो RT है 31.1 माइनस 10.77। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 14.55 लॉग 45.27, ये मैंने निकाला ना यहाँ पे, अपॉन ये आ जाएगा ऐड करके 41.87। इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 0.00536। ये हमें जो है
मिनट में दिया है टाइम, तो ये हो जाएगा पर मिनट। सेकंड वैल्यू के की निकालिए, दूसरा जो टाइम दिया है उस पे, दूसरा टाइम क्या है, सेकंड टाइम इज 111.36। सो यहाँ पुट करिए 1.36 मिनट्स लॉग, ऊपर तो वही है r0 माइनस r इनफाइनाइट, दिस इज r इनफाइनाइट 0.27 अपॉन, नीचे क्या है, नीचे रीडिंग है r0 तो वही है 34. ओ मैंने कुछ गलत किया है, नो आर टी आएगा, सॉरी आर टी माइनस आई इनफाइनाइट। इस टाइम पे 13.98 है रीडिंग, वाओ 13.98 माइनस 10.77, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 111.36 लॉग 45.27 अपॉन 24.75, ये आ जाएगी वैल्यू 0.0052 पर मिनट। तो बिकॉज अगेन जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों वैल्यू, सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इमर्जन ऑफ केन शुगर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट भी एग्जैक्टली वही है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इमर्जन ऑफ केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। इसमें कैटलिस्ट लिया है HCl 0.1 नॉर्मल, डिफरेंट टाइम पे एंगल ऑफ रोटेशन गिवन है। जब स्टार्ट किया था तब सोल्यूशन का जो रोटेशन था वो था 13 प्लस 13.5 एंड जब खत्म हुआ तब वो हुआ माइनस 3.8। शो दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आफ्टर व्हाट टाइम वुड यू एक्सपेक्ट अ जीरो रीडिंग इन द पोलैरिमीटर। ठीक है, वो कोई बड़ी चीज नहीं, बाद में निकाल लेंगे। सो अगेन फॉर्मूला वही है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है then it should be k is equal to 2.303 upon t log r naught minus r infinite upon r t minus r infinite। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बारी में r naught minus r infinite तो निकाल लेते हैं। ये है हमारी एंगल ऑफ रोटेशन, ये है हमारा r naught और ये है हमारा r infinite, है ना। तो ये हो गया 13.1 माइनस माइनस 3.8, तो ये वैल्यू आ गई 16.9। अब आर टी यानी कि 60 पे 11.6 माइनस माइनस 3.8, ये सब करके हम के निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू के लिए के इज इक्वल टू 2.303, फर्स्ट है 60 मिनट्स, इस मिनट से आई थिंक 60 मिनट्स पे, मिनट्स ही है, लॉग ऊपर जो निकाला था 16.9 अपॉन आर टी, इस टाइम पे 60 पे 11.6 था माइनस माइनस 3.8, सो ये आ जाएगा सॉल्व करके 0.00, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये बन जाएगा 0. जस्ट अ सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 log 16.9 अपॉन 15.4, ये आएगा सॉल्व करके 0.00159। सेकेंड वैल्यू के लिए के निकालते हैं 2.303, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके टाइम क्या है 120 लॉग ऊपर तो 16.9, नीचे इस टाइम पे रीडिंग क्या है 10.2 एंड इनफाइनाइट पे तो माइनस 3.8 ही है, 10.2 माइनस माइनस 3.8, दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 120 लॉग 16.9 अपॉन ये हो जाएगी 14 और इसका आंसर आएगा 0.001569 के की वैल्यू। थर्ड रीडिंग के लिए के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन थर्ड रीडिंग है क्या
थर्ड रीडिंग है 180 टाइम पे मिनट पे 9 + 9 है 180 log, ऊपर वही 16.9, नीचे है 9 माइनस, ओ गॉड व्हाट इज रॉन्ग विद इट, माइनस 3.8, तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 180 log 16.9 अपॉन 12.8, ये आ जाएगा 0.001543 पर मिनट। फोर्थ वैल्यू के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, देख लेते हैं 360 पे है प्लस 5.87, 360 log 16.9, वाओ 16.9 अपॉन 5.87 माइनस 3.8, ये होगा 2.303 अपॉन 360 log 16.9 अपॉन 9.67, और ये आ जाएगा 0.001551 पर मिनट। बिकॉज अगेन जो ये है के आ रहा है, दिस इज नियरली कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा, हमारी रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर। अब हम निकाल लेते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ के। एवरेज वैल्यू ऑफ के, ये तीनों का एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगी 0.0015, चारों वैल्यूज की, सॉरी 553 पर मिनट। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला था एट व्हाट टाइम वुड यू एक्सपेक्ट अ जीरो रीडिंग इन द पोलैरिमीटर। मतलब ये बीच में हमने प्लस से माइनस 3.8 में गए तो कहीं जीरो होगा, तो जीरो का मतलब जब एंगल ऑफ रोटेशन जो है आपका वो हो जाए जीरो, तो हमें वो टाइम निकालना है एट विच आर की वैल्यू हो जाए जीरो, ठीक है, वो निकालना है हमें। टी निकालना है एट विच एंगल ऑफ रोटेशन बिकम्स जीरो। सो बेसिकली अगर मैं इक्वेशन लगाऊं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर तो वही आएगा, नीचे आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन जीरो, मतलब माइनस 3.8। मुझे ये टाइम निकालना है, k की वैल्यू मैंने निकाल ली है ऊपर, तो मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो ये आ जाएगा t, यहाँ ले आती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.001553 लॉग 16.9 अपॉन 3.8, प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगी वैल्यू 961.09 मिनट्स पे, ये आएगी। देखिए यहाँ पे 60 मिनट्स पे, 120 मिनट्स पे, 180 मिनट्स पे, 360 मिनट्स पे हमें इनफाइनाइट उस हमें दी हुई है वैल्यू, लेकिन हमें जो हमें ये नहीं बताया हुआ कि ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, लेकिन जीरो का वो एंगल ऑफ रोटेशन, वो हमें जो ये बीच में कहीं टाइम आएगा, वो जो टाइम आया है वो टाइम आया है 961.09 मिनट पे, व्हेन एंगल ऑफ रोटेशन विल बी जीरो, वो हमें निकालने को बोला है इसमें, ठीक है। तो आई गेस अब आपको इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। एक और मैंने लिया है बट मैं वो सॉल्व नहीं कर रही हूँ, दैट यू विल सॉल्व योरसेल्फ। ये सेम एग्जांपल वही है कि ये डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हम अगेन वही एज्यूम करेंगे दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसके लिए हमारा जो के है दैट विल फॉलो 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस आर इनफाइनाइट अपॉन आर टी माइनस आर इनफाइनाइट, एंड हम इसके लिए के निकालेंगे, हमारा जो के आएगा वो कांस्टेंट आएगा, नियरली कांस्टेंट आएगा, तो डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड नीचे लिखा हुआ है आल्सो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेम चीज को दोबारा कर लिख दिया। सो आपको सिर्फ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, उसके लिए वही अगेन ज्यूम करके आपको
जो है ये इक्वेशन लगानी है एंड के की वैल्यू नियरली कांस्टेंट आएगी. दिस शो दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये दोनों जो मैंने बता दिए हैं आपको, ये सुक्रोस है, एक ग्लूकोस है, एक फ्रक्टोस है. इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है यहाँ पे जानने की, बट आपको मैंने ये सब वैसे क्लियर करा दिया है. तो अब आप अपने आप इसको सॉल्व कीजिएगा. के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू कांस्टेंट आएगी. ठीक है, सेम आएगी. एंड वन थिंग मोर, थोड़ी सी वैल्यूज आपके जो आंसर गिवन है बुक में उनसे वेरी कर सकती है. उसका रीजन होता है कैलकुलेशंस में. जैसे यहाँ पे मैंने लिया log 16.9 अपॉन 9.67. तो जब मैंने 16.9 को 9.67 से डिवाइड किया तो मैंने कितने डेसिमल तक उसको कंटिन्यू रख के फिर उसका log लिया है मैंने. ठीक है, तो उस वजह से मेरी जो हमारा जो आंसर है वो स्लाइटली वेरी कर जाता है. राइट. सो इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा था बुक में आंसर 962 था शायद, तो मेरा 961.09 आया. तो दैट्स करेक्ट, दैट्स राइट, ऑल राइट. सो इतनी वेरिएशन चलती है बिकॉज इसमें लॉग इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारा डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है. सो वो थोड़ा वेरी कर सकता है. इन द सेम वे आपका जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो भी वेरी कर सकती है. दैट्स ऑल राइट. ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट integrated rate law equation on various type of reaction that I could take up. अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग मिलेगा इस पे न्यूमेरिकल तो मैं जरूर करवाऊंगी. बट आई थिंक अब मैं आई मूव ऑन टू सम मे बी हाफ लाइफ मेथड पे चलेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे. आई विल सी व्हाट आई विल टेक अप नेक्स्ट, बट इसी को कंटिन्यू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को, एंड विल अगेन सॉल्व सम प्रॉब्लम, सम न्यूमेरिकल ऑन द सेम.